हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले 2-3 बातें आपसे करनी है। फर्स्टली ये कि आज जो हमारा एजेंडा रहेगा वो ये रहेगा कि हम सेट्स पे जो क्वेश्चंस हमने दिए हैं बेसिक प्लस एप्लीकेशन पार्ट वो सारे क्लास में डिस्कस करेंगे जितना भी टाइम लगे, लेकिन हम दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। दूसरा ये कि लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन मैंने नहीं दिखाए थे, तो स्टूडेंट्स की ये इसमें ये रेस्पॉन्स आया है जो मैंने देखा ओवरऑल मेरी पर्सनल चैट बॉक्स पे भी और जो ग्रुप यहाँ पे कमेंट्स में भी आया है कि उसके क्वेश्चंस आपने नहीं करवाए। तो ऑल दो मेरा प्लान था नहीं वो क्वेश्चंस करवाने का, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आना चाहता था, बट स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स देख के मैंने ये डिसाइड किया है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जो क्वेश्चन मैंने अपलोड किए थे उसमें भी मैंने एप्लीकेशन वाला पार्ट अपलोड किया था और बेसिक वाला पार्ट अपलोड किया था, तो वो दोनों में मिला के एक उसका एक लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगा। जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो पहले उसका सॉल्व ही होगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि गैप रहे। तो अगर स्टूडेंट्स की डिमांड है कि उसके जो सोल्यूशन है वो होने चाहिए, तो मैं उसको पूरा सॉल्व करके एक क्लास बना के चढ़ा दूंगा, तो आप उस बारे में वरी मत कीजिए। तीसरी बात ये है कि क्वेरीज आ रही है, बहुत ही ये अप्रिशिएबल है। क्वेरीज तभी आएंगी जब आप क्वेश्चंस करेंगे, तो मुझे काफी खुशी हुई ये देख के कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं, तभी क्वेरीज जनरेट हो रहे हैं, तभी बच्चे ग्रुप पे डाल रहे हैं। मेरा बस एक ये आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने पहले भी कहा है कि ये मैथमेटिक्स की क्वेरी है, इसको आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपके पास जेन्युइन क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट कीजिए, या मैंने आपको सैटरडे संडे कॉल करने के लिए बोला है। आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि कमेंट सेक्शन में आपकी हर कोई क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। ऑल्दो कुछ चीजें मैं लिखता हूँ वापस, लेकिन वो जो उसमें समझाने में मैं समझाना चाहता हूँ या स्टूडेंट जो पूछना चाहता है उसमें एक गैप रह जाता है। अगर आपकी जेन्युइनली कोई क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली फोन सैटरडे संडे पे या मैसेज में डाल दीजिए, तो मैं ट्राई करूंगा कि हर किसी की क्वेरी रिजॉल्व हो। ऑल्दो हम ये भी ट्राई करते हैं कि कमेंट सेक्शन में हम रिप्लाई बैक करें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता हर एक केस के लिए। ठीक है, तो 3 चीजें हो गई, फिर से बताता हूँ। पहला कि क्वेरीज के लिए आप सैटरडे संडे को कॉल कर सकते हैं या मैसेज बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर। दूसरा कि लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक क्लास उस पर लगाऊंगा कि आप स्टूडेंट्स की डिमांड है तो वो करवाएंगे वो सारे क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने करवाए हुए, बस लीनियर इक्वेशन के नहीं करवाए थे। और तीसरा ये है कि आज हम सेट्स पूरा करेंगे जितना भी टाइम लगे। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस जो क्वेरीज बेसिकली आई है एमसीक्यू सॉल्व वाले वीडियो पे, उसको फटाफट से देखूंगा और आई होप कि जिन बच्चों की वो क्वेरीज है वो यहाँ पे ध्यान लगा के अपने डाउट्स को क्लियर करे। 5 मिनट के लिए उनको एड्रेस करते हैं फटाफट, और फिर हम आएंगे अपने सेट्स पे। आइए, ये मैं देखता हूँ क्या क्या था वीडियो पे, मैंने लिखा था ऑल दो रेस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 26 का ई आ रहा है, नहीं मैंने ऑलरेडी आपको बोला है ई नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 26 का जो रिप्लाई आ रहा है, रेस्पॉन्स आ रहा है, वो है 18/455, और ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको आपसे हो जाना चाहिए। 3 मार्बल्स पिक्ड एट रैंडम, अगर 15 में से 3 है तो 15C3 का बेस है, और मेरे पास 2 और ब्लू 1 इज येलो। ब्लू मेरे पास 4 है, तो ये हो गया 4C2। ब्लू मेरे पास 4 है, 4C2, और मेरे पास क्या बोल रहा है, एक येलो, येलो मेरे पास 3 है, 3C1। आप इसको सॉल्व करिए, तो आई होप कि आपका आंसर ई नहीं आएगा, आपका आंसर ये आएगा। एक बार सॉल्व करके बताना, अगर नहीं हो रहा मुझे कॉल या मैसेज करना, फिर डिस्कस करते, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट सर, क्या क्या क्वेश्चन 9 आपने डायरेक्टली क्यों नहीं किया 1/2 + 1/3 + 1/4, और वैसे प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 क्यों आ रही है? ओके, ऑल मैंने इसका रेस्पॉन्स किया है, बट पता नहीं कितना सही से मैं कर पाया इसका रेस्पॉन्स। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देख लेते हैं क्या है। प्रोबेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी, हाँ ठीक है, कह रहा है कि आपने सिंपली प्रोबेबिलिटीज को एड अप क्यों नहीं किया। ठीक है, तो स्टूडेंट एक बार कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे, आप उस क्वेश्चन नंबर 9 को भूल जाए, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखिए। मैं कह रहा हूं इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन बाय ए इज 90% एंड सेम बाय बी इज 80%। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, इस चीज को देखेंगे वो समझ आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि ए
दो स्टूडेंट्स हमारे पास, ए की प्रोबेबिलिटी है 90% कि वो क्वेश्चन को आंसर करेगा और बी की है 80%। ठीक है, अब मुझे बताइए इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। पहला क्वेश्चन बन सकता है, जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आप अपने साथ आंसर करेंगे बेस्ड अपॉन कॉन्सेप्ट। प्रोबेबिलिटी दैट नन सॉल्व्स, मैं ये कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी आप निकालिए कि ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो ये बहुत इजी है, इवेंट्स मेरे पास इंडिपेंडेंट है, एक के सॉल्व करने और दूसरे के सॉल्व करने में कोई कनेक्शन नहीं है, एक अलग करेगा दूसरा अलग करेगा। तो पहले की प्रोबेबिलिटी ना सॉल्व करने की मींस पी नॉट ए 1/10 और दूसरे की 2/10 विच इज इक्वल टू 2/100। सो प्रोबेबिलिटी दोनों में से कोई सॉल्व नहीं करेगा इस 2%। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट से हमने सीधे इनका मल्टीप्लिकेशन किया। अब स्टूडेंट की क्वेरी क्या आ रही है? क्वेरी ये है कि मैं प्रोबेबिलिटी को सिंपली ऐड अप क्यों नहीं कर रहा? प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। तो इनका पॉइंट ये है कि हम इसको ऐसे क्यों नहीं करेंगे 9/10 प्लस 8/10 और वो तो 1 से ऊपर जाएगी प्रोबेबिलिटी। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को डिफीट कर रहे हैं, आप यहाँ पे यूनियन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ऑल्दो हम यूनियन की बात नहीं कर रहे। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है, ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है ए और बी इवेंट। ठीक है, ए और बी। हम जो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ब्रेक करिए एक बार, यहाँ पे आप शायद अपना डाउट जो क्लियर कर पाए, तो ब्रेक करिए। क्वेश्चन सॉल्व कब होगा? एक तरीका इसका आंसर करने का सिंपली है, मैं बोलूं कि 2% प्रोबेबिलिटी कि क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, तो सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है 98%। और ऐसे हमने ऑलरेडी किया, लेकिन ऐसे स्टूडेंट को इस अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। अब मैं कह रहा हूं ऐसे आप छोड़ दीजिए, आप ऐसे इस क्वेश्चन को टैकल कीजिए कि क्वेश्चन सॉल्व कब होगा। क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व होगा 3 केसेस में, 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि ए सॉल्व्स, बी डज नॉट सॉल्व। पहला तरीका है कि ए कर देगा बी नहीं करेगा, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तब भी कंडीशन पूरी हो गई। दूसरा तरीका है कि बी सॉल्व्स, ए डज नॉट सॉल्व। मैं वर्ड्स पे ध्यान देंगे, बिकॉज़ राइटिंग पैड पे जो राइटिंग है वो सही नहीं रहती। ए सॉल्व्स, बी डज नॉट सॉल्व, बी सॉल्व, डज नॉट सॉल्व। क्वेश्चन जो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज सॉल्व, कि सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होने का क्या मतलब है? ए करेगा बी से नहीं, बी से नहीं होगा, बी का रह जाएगा, बी कर देगा ए से रह जाएगा, या बोथ सॉल्व। यही चीज है। अगर तीनों में से कुछ भी हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इन 3 को ऐड करूं तो मेरा आंसर वापस 98% आ जाना चाहिए। तो मुझे ये ऐड नहीं करना, मुझे ये 3 केसेस ऐड करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? आप बेसिकली इग्नोर कर रहे हैं ये 3 केसेस। तो आप सिंपली प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप नहीं कर सकते इन केसेस में। आई होप आपने ये समझ लिया। अब इसको फर्दर करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बाय ओनली वन स्टूडेंट। ओनली वन का मतलब क्या हो गया? आप सिंपली इसको और इसको ऐड कर लीजिए। ओनली वन का मतलब ए ने किया, बी ने नहीं किया, बी ने किया, ए ने नहीं किया। अगर क्वेश्चन ऐसे आया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बाय ओनली वन स्टूडेंट या बाय एग्जैक्टली वन स्टूडेंट, तो आंसर इसका और इसका ऐड आएगा। लेकिन क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, कोई ना कोई सॉल्व कर लेगा, तो 3 केसेस बनेंगे। ए सॉल्व करेगा बी से रह जाएगा, बी सॉल्व करेगा ए से रह जाएगा, या दोनों सॉल्व करेंगे। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल के ऐड करते हैं, देखते हैं कि हम वापस 98 पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जो हमने ऐसे निकाला है। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव मेथड, ये बार-बार आपको बताया हुआ है। तो अब ए सॉल्व डज नॉट सॉल्व कैसे होगा? ए सॉल्व का मतलब होगा कि ए करेगा तो ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 9/10, और बी सॉल्व नहीं करेगा, बी के नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 2/10। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 18/100। अब दूसरा केस है कि बी करेगा ए नहीं करेगा, तो अगर बी करेगा तो बी की प्रोबेबिलिटी करने की 8/10 और ए के नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1/10। ये हो गया 8/100। और लास्टली बोथ सॉल्व करेंगे, वो तो आपको आएगा ही, बोथ सॉल्व करेंगे कि सिंपली प्रोबेबिलिटी है 9/10 बिकॉज़ इंडिपेंडेंट इवेंट है, और 8/10 इज इक्वल टू 72/10। अब आप इनको एक बार ऐड कर लीजिए, 72 और 8 80, 80 और 8 98, तो ये निकला 98/100। तो ये चीज तो हम यहाँ भी कर रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव मेथड। तो जो डायरेक्टली एडिशन के लिए बोल रहे हैं वो इस पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, आई होप क्वेरी रिजॉल्व।
अगर अभी भी क्वेरी परसिस्ट कर रही है तो मैंने आपको बताया कि आप मुझसे डायरेक्टली बात करें, मैं आपको फर्दर इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेन करूंगा। बट आई होप कि इतना सफिशिएंट है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप कहां पे कॉन्सेप्ट को ब्रीच कर रहे हैं। ठीक है, आप ये केसेस ले नहीं रहे सिंपली। ठीक है, 90% 80% का मतलब 170% नहीं होता। दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो हमें इनको इकट्ठे डील करना है। तो एडिशन के बजाय वी हैव टू गो फॉर मल्टीप्लिकेशन। फाइन, आई होप इट इज रिजॉल्व। चलिए, और क्या था सर? क्वेश्चन नंबर 6 में 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस 3 क्यों नहीं कर सकते? ओके, आसिफ महमूद। आसिफ महमूद साहब, आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप निकाल क्या रहे हैं? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, क्वेश्चन नंबर क्या था आपका? सॉरी 6, व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल बी अलाइव। दोनों में से कोई अलाइव नहीं होगा। दोनों में से कोई अलाइव नहीं होगा। क्वेश्चन ये है, दोनों में से कोई अलाइव नहीं होगा। तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डेड। सिंपल तो है। अब आप बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं करेंगे, हम निकालेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अलाइव इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अलाइव। ठीक है, जब ये निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा? वो क्या निकलेगा आप देखिए, ये हो गया प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर अलाइव। ठीक है, तो 1 माइनस बोथ अलाइव जो है वो नहीं होता इक्वल टू बोथ डेड, बिकॉज बोथ अलाइव का मतलब है दोनों जिंदा है। ठीक है, अगर मैं 1 में से टोटल सैंपल में से इसको माइनस करूंगा तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक जिंदा है एक मर गया। बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली है दैट नन ऑफ देम इज अलाइव, मतलब बोथ डेड। तो 1 माइनस बोथ अलाइव का मतलब नहीं होता है बोथ डेड। बोथ अलाइव का मतलब है दोनों बच रहे। जब इसको 1 में से माइनस करूंगा तो वो भी केसेस चले जाएंगे जिसमें एक अलाइव है एक डेड है। ठीक है, आपने जो निकाला है पता वो क्या निकाला है? 1 माइनस बोथ अलाइव का मतलब क्या होता है? 1 माइनस बोथ अलाइव का मतलब होता है, ठीक है, बोथ डेड। आपने ये निकाला है बोथ डेड प्लस 1 अलाइव 1 डेड। आपने ये निकाला है 1 अलाइव 1 डेड। अगर मैं उसको और सिंपल करूं तो पता है आपने क्या निकाला है? आपने निकाला है प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज डेड। आपने वैसा केस निकाला। जो 1 माइनस बोथ अलाइव आपने निकाला, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज डेड, कोई एक मरा है, या दोनों में से एक, इसका मतलब वो हो गया। आई होप प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 1 माइनस बोथ अलाइव इज नॉट इक्वल टू बोथ डेड। अब ध्यान रखिए आप निकाल क्या रहे हैं और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसलिए अब आपसे मिस्टेक हो रही है इसमें। ठीक है, चलिए आगे। अब एक क्वेश्चन जो बहुत अच्छा आया है, इसको मैं काफी अप्रिशिएट करता हूँ इस क्वेश्चन को। इसका मतलब स्टूडेंट ने होमवर्क किया है और उस पर काम भी किया, तो ये क्वेश्चन उसके दिमाग में आया। और जो सही बात है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो अच्छी बात है। स्टूडेंट लिख रहा है कि इन क्वेश्चन नंबर 19 आई थिंक यू वर रॉन्ग व्हेन यू सेड 15C2 कैन नॉट बी अप्लाइड, एक्चुअली वी कैन, इट इज सेम, नो रिप्लेसमेंट एंड वी आर गेटिंग द सेम आंसर। ठीक है, एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर किस में बोल रहा है? 19 में आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 ये मैं निकाला, क्वेश्चन नंबर 19। स्टूडेंट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में मैंने बोला था क्या 15C2 यूज नहीं कर सकते, ऐसा ही कुछ बोला था। 15C3 यूज नहीं कर सकते, मैंने क्या बोला था? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, 19 में बोला था क्या 15C2 यूज मत कीजिए बिकॉज इज अ क्वेश्चन ऑफ रिप्लेसमेंट। अब स्टूडेंट का कंटेंशन ये है कि रिप्लेसमेंट हो या ग्रुप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम निकल रहा है। उन्हें सॉल्व भी किया और आंसर सेम निकला। आई एग्री, आंसर आपका सेम आएगा। बट क्या आंसर सेम होने का मतलब ये है कि हम कॉन्सेप्ट को डिफीट करें? नो, बिकॉज अगर आपका किसी एक केस में आंसर सेम आ रहा है उसका मतलब ये नहीं कि हम कॉन्सेप्ट को डिफीट करें। बिकॉज मैं वही चीजें आपको बताऊंगा जो यूनिवर्सली ट्रू। यूनिवर्सली ट्रू का मतलब क्या होता है कि अगर आप कहीं भी कभी भी अप्लाई करें वो चीजें होंगी। ये जो स्टूडेंट केस बता रहे हैं इसमें अप्लाई हो गया। अब मैं इस चीज को समझाने के लिए पहले आपका ही पॉइंट वैलिडेट करता हूं।
चलिए, तो पहले मैं स्टूडेंट का ही पॉइंट वैलिडेट करता हूं। एक बार मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं जिसमें ये काम करेगा, बट यूनिवर्सली नहीं करेगा, उसमें कोशिश करता हूं। एक क्वेश्चन ले लीजिए, ग्रुप्स और रिप्लेसमेंट। ठीक है, 3 कार्ड्स वर चोजन। क्वेश्चन देखिए, 3 कार्ड्स वर चोजन या वर पिक फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर किंग। प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर किंग। अच्छी क्योरी है तो बहुत ध्यान से देखेंगे। और किसी एक स्टूडेंट की क्योरी, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, आपके माइंड में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। स्टूडेंट की क्योरी पहले समझिए। क्योरी ये है, वो कह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट और ग्रुप में कोई फर्क नहीं होता, जैसे मर्जी यूज करो फॉर्मूला तो चल जाएगा। मैंने ये कहा था कि रिप्लेसमेंट के केस में आप कॉम्बिनेशन वाली फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, मैंने ये कहा था। स्टूडेंट कह रहा है कि वर्क आउट करता है तो क्यों यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फर्क क्या है। ठीक, पहले मैं स्टूडेंट का पॉइंट वैलिडेट कर रहा हूँ कि इट वर्क्स इन सम केसेस। एक केस उन्होंने पॉइंट आउट किया है क्वेश्चन नंबर 19, और एक केस मैं आपको यहां से दे रहा हूँ कि इट वर्क्स। देखिए, अगर आप ग्रुप की बात करेंगे तो आप बोलेंगे मेरे पास सैंपल स्पेस है 52C3, ये बोलेंगे, और मुझे 3 किंग चाहिए तो 4 किंग में से 3 किंग होंगे, यही बोलेंगे आप सिंपली। इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 4, ऊपर निकलेगा 4, 4 ओनली निकलेगा ऊपर, 4C3 है। ओके, वेलकम बैक। तो मेरा पॉइंट ये था कि हम इसको कैसे करेंगे। 4C3 आपको पता है कैसे निकलेगा। इट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और इक्वल 4, और नीचे मेरे पास निकलेगा 52, 51, 50, और फिर नीचे निकलेगा 49 फैक्टर चला जाएगा 3, 2, 1। कायदे से 3, 2, 1 ऊपर चला जाएगा, और नीचे 52, 54, सॉरी 52, 51, 50, ये आंसर हो गया। ये हमने आंसर निकाला जब हमने एज अ ग्रुप किया। अब एज अ रिप्लेसमेंट करेंगे, कार्ड्स रिप्लेस हो रहे हैं तो क्या आंसर आएगा। आंसर सेम आएगा। देखिए, आंसर सेम आएगा। देखिए कैसे आएगा। मुझे किंग चाहिए तो किंग पहले पिक में 4 में 52 निकलेगा, तो 52 पैक है और मुझे 4 किंग निकालने हैं। जब मेरा पहला किंग निकल गया तो मेरे पास कितने किंग बचे हैं, 3, और मेरे पास चॉइस कितने 51, बिकॉज एक कार्ड मैंने रिप्लेस नहीं किया, मैंने कार्ड निकाला बाहर रखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 कार्ड्स वर पिक फ्रॉम अ पैक ऑफ 2 कार्ड्स, और यहां से क्वेश्चन है 3 कार्ड्स वर पिक वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसिंग। ठीक है, रिप्लेस नहीं किया, एक कार्ड उठाया फिर दूसरा फिर तीसरा। पहले केस में 4 किंग है 452, दूसरे केस में 3/51, बिकॉज मेरे पास 51 बेस बच गई और 3 किंग है। नेक्स्ट 2/50, बस खत्म। अब आप देखिए ये आंसर सेम है। ठीक है, डन। बट मैं स्टिल कह रहा हूं, डिस्पाइट क्वेश्चन नंबर 19 एंड डिस्पाइट दिस प्रूफ, मैं स्टिल कह रहा हूं कि ये आपने नहीं करना रिप्लेसमेंट के केस में। ग्रुप के केस में आपने करना है, रिप्लेसमेंट केस में आपने नहीं करना। मैं फिर से कह रहा हूं, और क्यों कह रहा हूं अब वो देखिए नीचे, क्यों कह रहा हूं नहीं करना। ठीक है, तो मैंने यही कहा था कि कोई चीज का वर्कआउट करने का मतलब ये नहीं हम कॉन्सेप्ट को डिफीट करें। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन है मेरे पास, थ्री कार्ड्स वर पिक। ये ग्रुप का, ये ऐसे बात तो ग्रुप की बात होती है। स्टूडेंट की एक और क्वेरी थी कि हम ग्रुप मानेंगे रिप्लेसमेंट मानेंगे। विदाउट रिप्लेसमेंट आपको क्वेश्चन में लिखा होगा स्पेसिफिकली। अगर ऐसा लिखा होगा 2 कार्ड्स वर चोज, 3 कार्ड्स वर पिक, 4 कार्ड्स वर पिक, 2 बॉल्स वर पिक, तो उसका मतलब ये होता है कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। जब रिप्लेसमेंट की बात है तो रिप्लेसमेंट लिखी होगी क्वेश्चन में, इट वुड बी मेंशन्ड। ठीक है, डन। तो ये एक और क्वेरी थी, 3 कार्ड्स वर पिक आउट ऑफ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, अभी ग्रुप की बात हो गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है ऑफ, प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है दैट वी हैव वन फ्रॉम
heart, one from diamond and one from club। ठीक है, ध्यान देंगे मैं क्या बोल रहा हूं, वन फ्रॉम हार्ट, वन फ्रॉम डायमंड, वन फ्रॉम क्लब। बताइए कैसे करेंगे फटाफट से। 52C3 ऑब्वियसली, 13C1, 13C1, 13C1 यही चाहिए कि 13 में से एक, 13 क्या हमारे पास एक सूट होता है, एक ग्रुप होता है 13C1। तो आंसर क्या आएगा फटाफट से बताएंगे, 13 into 13 into 13 divided by 52 into 51 into 50 और नीचे आएगा 321, उसको ऊपर करता हूं 321। ठीक है, ये आंसर आ गया। कैलकुलेट नहीं करना तो उस पर्पस कुछ और है। लेकिन अब अगर मैं इसकी बात करूं, 3 कार्ड्स रिप्लेसमेंट वाला, वर्क पिक वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइन, गॉट इट। फाइंड प्रोबेबिलिटी सेम दैट वी हैव वन दिस, क्या बोलते हैं, हार्ट, पहला हार्ट है, दूसरा डायमंड है, एंड थर्ड इज हार्ट, डायमंड एंड क्लब, या जो भी है। ठीक है, तीसरा सूट तीसरे गुस्से में। ठीक है, फाइन। अब देखिए कैसे करेंगे। हमें पहला सपोज डायमंड चाहिए तो हम बोलेंगे 13/52। हमारे पास पहले जो चॉइस है 13/52 है, बिकॉज हमें एक हार्ट चाहिए आउट ऑफ 52। नेक्स्ट केस में हमारी जो बेस है वो श्रिंक हो जाएगी 51। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन रहेगा 13 ऑफ कोर्स, उसके बाद हमारी ये श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, यही है, मतलब बेस श्रिंक इसलिए हो जाएगी बिकॉज हम एक कार्ड को रिप्लेस नहीं कर रहे। तो अब देखिए यहाँ और यहाँ आंसर ठीक नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सली हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, पहला हार्ट, दूसरा डायमंड, तीसरा स्पेड निकालना है। तो मेरे पास 13 ऑप्शन ऑफ 52। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास हार्ट खत्म हो गया, मुझे चाहिए एक डायमंड से, मेरे पास बेस कम हो गया, एक कार्ड में निकाला हुआ है। तीसरे केस में ऐसे ही देखिए। ठीक है, तो मैं प्रेफर करूंगा ऐसे करें। अब इसमें एक और सब कॉन्सेप्ट निकल रहा है, खैर उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वो है कि वेदर दीज कार्ड्स आर रिप्लेसेबल। उसका मतलब ये होता है, मैंने कहा एक हार्ट हो, एक डायमंड हो और थर्ड क्लब हो, लेकिन इस बार मैंने ऑर्डर स्पेसिफाई किया, मैंने कहा पहला हार्ट हो, दूसरा डायमंड हो, तीसरा क्लब हो। तो दैट मीन्स कि मैं चाहता हूं कि पहला ही पिक में मेरे पास हार्ट निकल आए, दूसरे ही पिक में मेरे पास डायमंड निकल आए, तीसरे ही केस में मेरे पास क्लब निकल आए। तो मेरे पास रीअरेंजमेंट का ऑप्शन नहीं कि मैं आगे पीछे करूं। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि एक उसमें हो, एक इसमें, एक इसमें हो, तो यहाँ पे मेरे पास आगे पीछे करने का ऑप्शन है। गॉट इट। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप जब रिप्लेसमेंट वाली बात हो तो आप बेस को श्रिंक करके करें, कभी वर्क करेगा कभी वर्क नहीं करेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई ऐसी चीज याद रखें जो यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। ठीक है, चलिए काफी टाइम पे स्पेंड हो गया एंड आई होप कि और रिजॉल्व हो गई होंगी। बाकी कोई बचा है इशू तो मेरे से डिस्कस कर ही सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए ये हो गया, अब हम आते हैं अपने सेट्स पे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल है लेट एस इज इक्वल टू, एग्जाम्पल है 5 एग्जाम्पल है, फिर मैं क्वेश्चंस पे मुझे दिए थे। एस एक सेट है 0 1 5 4 7। आपको बताना है सबसेट कितने होंगे एस के, ये आपको पता है 2⁵ इज इक्वल 32। इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये कॉम्बिनेशन में करवाया हुआ है। या तो मैं एक चूज करूंगा या दो चूज करूंगा या 3 या 4 या 5, टोटल कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे 5C0 5C1 5C2 2⁵32। ये ऑलरेडी करवाया हुआ, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ। एग्जाम्पल 2 है मेरे पास,
A and B are two sets that and A has 12 elements, B has 17. क्वेश्चन मेरे पास है कि A and B टू सेट्स है इस तरीके से कि मेरे पास NA जो है 12 है, NB जो है 17 है, और N ऑफ A यूनियन B जो है वो है 21। अब आंसर निकालना है NA इंटरसेक्शन B, ये निकालना है NA इंटरसेक्शन B, ये निकालना है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन। अब मुझे ये निकालना है। अब आप मुझे बताइए कि इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको पता ही है, वो निकलेगा 12 प्लस 17 माइनस 21 which is equal to 8। सिंपल है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, NA प्लस NB माइनस NA यूनियन B इज इक्वल टू NA इंटरसेक्शन B। एक तरीका ये है, एक तरीका उसको सिंपली डायग्राम से करेंगे। ठीक है, ठीक है, डायग्राम से करने की कोशिश करें तो आपको पता है डायग्राम से कैसे करेंगे। NA 12 है, ये 17 है और ये 21 है, तो इस हिसाब से आपका इंटरसेक्शन ऑलरेडी 8 ही बनेगा। ठीक है, बाकी आप A में कितने बचेंगे वो लिखेंगे 4, और यहाँ पे कितने बचेंगे, ये बचेंगे मेरे पास 9, 9 और 13 और 8 8 21। ठीक है, तो ये काफी इजी है, ये कोई डिफिकल्ट पोर्शन नहीं है, काफी इजी पार्ट है। और डायग्राम से इसको कैसे करेंगे, तो मैंने इसकी डायग्राम बना दी। डायग्राम से कैसे करते हैं इस चीज को जस्ट दिखाने के लिए आपका आंसर हो गया। खैर मैंने ये फॉर्मूला समझाई भी, ये फॉर्मूला कहाँ से आती है। इसकी जरूरत है नहीं, यूनिवर्सल सेट की जरूरत है नहीं इस केस में, तो मैं सेट को निकाल लेता हूँ। ओके, चलिए मैं सिंपली यहाँ पे, अब अगर आपको वेन डायग्राम से ही सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, कॉमन पोर्शन को x लेट करेंगे, तो a में मेरे पास क्या बचेगा 12 माइनस एक्स, मेरे पास a 12 है, तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा 17 माइनस एक्स। ठीक है, अब पता टोटल मेरे पास 21 है, तो आप लिखेंगे 12 माइनस एक्स प्लस 17 माइनस एक्स इज इक्वल टू 21। ठीक है, बात वही हो रही है, कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा। x इस तरफ चला जाएगा, ये हो गया 29 माइनस 21 इज इक्वल टू 8। तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये सिंपली आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन है। एग्जाम्पल्स है जो मैंने डिस्कस नहीं की थी, एग्जाम्पल 5 है टोटल, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन है आपके पास, आप निकालो A इंटरसेक्शन A यूनियन B। क्या लग रहा है आपको किसके बराबर होगा? सिंपल, ऐसे क्वेश्चन में सिंपली आप वेन डायग्राम पुट किया करो, काफी इजी रहता है। अदरवाइज एक और तरीका है कि आप लेट A कुछ रखो B कुछ रखो फिर निकालो, बट वो ठीक नहीं है। आप बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सल सेट बन रहा है, लेकिन नहीं बनाना, सिंपली A और B बनाना है, A और B। क्या कह रहे हैं, A इंटरसेक्शन A यूनियन B। पहले A यूनियन B देख लीजिए कौन सा है। दिस ग्रीन पोर्शन इज A यूनियन B। पता है आपको A यूनियन B का मतलब क्या होता है, समझाया हुआ है क्लास में, बिलोंग्स टू A B और बोथ। ठीक है, यूनियन B इंक्लूडिंग दिस पोर्शन। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है, इसका कॉमन पोर्शन निकालना है मुझे A के साथ, तो मैं ब्लैक पेन यूज करूंगा। इतना ही होगा। अब मुझे पता है वो पोर्शन जहां पे ब्लैक और ग्रीन मीट कर रहा है वही होगा, इसका मतलब मेरे पास A ही आंसर है। बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं, यही है मेरे पास इंटरसेक्शन ऑफ A यूनियन B विद A, तो आंसर इज A वापस। ठीक है, एग्जाम्पल 4, 40% ऑफ द पीपल रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, ये लिखता हूँ क्वेश्चन, 40% रीड न्यूज़पेपर A, एग्जाम्पल है। 50% रीड न्यूज़पेपर B, 50% रीड न्यूज़पेपर B। ठीक है, 10% रीड बोथ, 10% रीड बोथ। ठीक है, हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ पीपल हु रीड नीदर, जो कुछ भी नहीं पढ़ते। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल है। अब इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला से और वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। फॉर्मूला भी आपको पता है कि आपके पास NA है, फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, या आपके पास NB है, या आपके पास N इंटरसेक्शन B है, तो इसकी वजह से आप A यूनियन B निकाल सकते हैं, है ना, वैसे कर सकते हैं आप फॉर्मूला यूज करके। मैं वेन डायग्राम से करूंगा। अगर 10% बोथ करते हैं तो A 30 और B जो है मेरे पास
40, ये हो गया, ये 50 हो गया, ये 40 हो गया। तो हमारे पास टोटल नंबर जो पढ़ते हैं उस पर है 30 + 10 + 40 जिस इक्वल टू, ये हो गया 40 + 40, ये हो गया मेरे पास 80। इसका मतलब 80% लोग जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे ए पढ़े चाहे बी पढ़े, दोनों पढ़े। 80 मैंने कहां से निकाला, मैंने ये तीनों का ऐड किया, जिस इफेक्टिवली इक्वल टू ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जो ए पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं। निकालना क्या है मुझे, जो कुछ नहीं पढ़ते। तो अगर मैं 100% में से 80% माइनस करूं तो मेरे पास 20% बचेंगे जो कुछ भी नहीं पढ़ते। ठीक है, वेरी इजी। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 इसमें ए बी सी आर 3 सेट्स एंड यू सेट एन यू इज इक्वल 700। क्वेश्चन में लिखा है एन यू इज इक्वल 700, ये क्वेश्चन में लिखा है। और क्वेश्चन में लिखा है एन ए इज इक्वल 200, और क्वेश्चन में लिखा है एन बी इज इक्वल, क्या लिखा है, 300। क्वेश्चन में लिखा है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 100। और हमें निकालना है, जो निकालना है हमें, वो निकालना है कार्डिनल नंबर ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है, डन, which is also equal to डी मॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी नॉट। ये भी आपको याद होना चाहिए, डी मॉर्गन्स लॉ। खैर, अभी डी मॉर्गन्स लॉ को छोड़ दीजिए, अभी इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं है ये। ठीक है, कोई डिफिकल्ट पार्ट है नहीं, बहुत ही सिंपल चीजें है ये। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं, भाई मेरे पास यूनिवर्सल सेट आएगा 700, ए 200 है तो यहाँ पे 100 बचेगा, 100, और इसके अंदर भी 100 बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बड़ी बना लीजिए, सेंटर भी 100 बचेगा, और बी यहाँ पे है तो यहाँ बचेगा 200, और बाहर जो मेरा पास पोर्शन है वो है ए यूनियन बी नॉट, ए यूनियन बी नॉट। टोटल मेरे पास कितने हैं, 700, बिकॉज ये यू है। तो ये मेरे पास ए यूनियन बी कितना हो गया, ये मेरे पास कितना हो गया, 100 + 100 + 200 इज इक्वल टू 400। ठीक है, डन। तो मेरे पास इस 400 के बाहर कितने बचेंगे, 700 300 बचेंगे, तो मेरा आंसर होना चाहिए सिंपली 300। ठीक है, बिकॉज ए नॉट यूनियन बी नॉट जो है, ठीक, वो ये वाला पोर्शन होता है। अगर आप इसको करना भी चाहे तो ए नॉट यूनियन बी नॉट ये वाला पोर्शन मेरे पास होता है। ए नॉट, सॉरी, इंटरसेक्शन बी नॉट यूनियन, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ए नॉट का मतलब क्या होता है, मैंने कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है, दोस एलिमेंट्स व्हिच डज नॉट बिलोंग टू ए बट बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, दोस एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब जब मैं दोनों सेट को खाली करूंगा तो जो बाहर पोर्शन बचेगा वो मेरे पास ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट होगा। मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट में समझाया हुआ, डी मॉर्गन्स लॉ दिखाया हुआ है, तो आप वहां पे एक बार रेफर कर लीजिए अगर आपको यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है तो। बट डायग्रामेटिकली मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी इसमें होनी चाहिए। चलिए फटाफट अब हम करते हैं, अब हम फटाफट से करते हैं पहले सेट्स के बेसिक क्वेश्चंस। ये है मेरे पास बहुत ही सिंपल समझेंगे तो कोई डिफिकल्टी इसमें होनी चाहिए किसी को। बहुत ही सिंपल से पोर्शन, ये बेसिक क्वेश्चन बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन थोड़े ठीक है। तो क्या है मेरे पास क्वेश्चन नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ये विजिबल है सही से। Sum of the number of subsets of 2, 3, 5, obviously 2 raised power 3
इज इक्वल टू 8, आप चाहे तो वो निकाल सकते हैं इंक्लूडिंग नल सेट। 2 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। 2 रेज़ पावर n हमारा फॉर्मूला होती है, समझाया हुआ है, तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 8। ये सबने किया होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट कंटेनिंग 2 रेज़ पावर n, ये भी सबने किया होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। नल सेट रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे देखिए नल सेट कैसे लिखते हैं। ये मेरे पास नल सेट है, ये नल सेट नहीं है, नल सेट नहीं है, क्यों? दिस इज सिंगलटन सेट, इसमें एक एलिमेंट है 0 0 से एलिमेंट, और ये जो है ये भी सिंगलटन सेट है, इसमें एक एलिमेंट है जो ये ग्रीक अल्फाबेट है, इसमें एक एलिमेंट है, तो ये भी नल सेट नहीं है। नल सेट इज इधर दिस और दिस, मैंने आपको बताया हुआ, या ये नल सेट है या ये नल सेट है, ठीक है। तो सी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इज इक्वल टू फलाना, b इज इक्वल टू a यूनियन b, ये तो बहुत आसान है। a इंटरसेक्शन b, 2 3 5 7 4 6 8 10 वो ऑड है, ये इवन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो 4 नल सेट आएगा, ये नल सेट नहीं है, और ये तो होगा ही नहीं, यूनियन b का नॉट तो होगा ही नहीं। चलिए ये भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द सेट फलाना रिप्रेजेंट्स द सेट व्हेन x may take इंटीग्रल वैल्यूज ओनली। ओके, क्वेश्चन कह रहा है ये कौन सी फॉर्म दी गई है, ये कौन सी फॉर्म दी गई है, हमने क्या पढ़ा था, अलजेब्रिकल फॉर्म, रूल फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रेस्टोर फॉर्म, याद होगा आपको। ये लिख रहा है कि सेट है x, इसको बोलते हैं सच दैट ऐसे भी लिखते हैं x सच दैट 0 इज लेस देन x लेस देन 5, इक्वल टू की बात नहीं हो रही, इसका मतलब x 0 से लेकर 5 के बीच में है, और वैल्यूज इंटीजर्स ही लेगा, रियल नंबर नहीं लेगा, तो बचेगा क्या 1 2 3 और 4, 0 नहीं आ सकता, और तो 0 इंटीजर है, बट 0 मेरे पास लेस देन x है, और 5 इज ग्रेटर देन x, तो मेरे पास 1 2 3 4 ही बचेगा। अगर यहाँ पे ऐसे और ऐसे होता तो इसका मतलब 0 और 5 करता मैं, अब चूंकि ऐसे ऐसे है नहीं, तो ये कट जाएगा। क्वेश्चन की तरफ देखिए, तो 1 2 3 4 का मतलब मेरे पास बी इसका आंसर आ जाना चाहिए, और ये सबने किया होगा। सेट 0 2 4 6 8 10 कैन बी रिटन एज, ठीक है, मेरे पास एक सेट है, इसकी बेसिक फॉर्म दी गई है, अब ये बोल रहे हैं कि आप इसको अपनी रूल फॉर्म में ले आइए, कैसे लाएंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है, 2x ऑब्वियसली आएगा, 2x सच दैट ये वाला आएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, बिकॉज अगर मैं x की 0 वैल्यू डालूं तो 0 आएगा, 1 डालूं तो 1 आएगा, ओके, उसके बाद 2 डालूं तो 4 आएगा, 3 डालूं तो 6 आएगा, 4 डालूं तो 8 आएगा, 5 डालूं तो 10 आएगा, इक्वल टू मुझे जरूरी लेना है, बिकॉज 0 एंड 10 मुझे इंक्लूड करने हैं, तो मुझे लग रहा है इसमें आंसर बनेगा हमारे पास सी, ठीक है। एंड आई होप कि कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं हो रही है, बहुत ही इजी, ये वाला जो बहुत ही, मैंने इसको बेसिक इसलिए नाम दिया बिकॉज ये बेसिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, क्वेश्चन तो हमने इसके बाद करने हैं। चलिए ये देखिए और इजी क्वेश्चन आ गए, ये हमें कह रहे हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ p इंटरसेक्शन क्यू, 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो मैं 4 क्वेश्चनों को एक बार एक डायग्राम में ले आता हूँ, 7 to 10 बोल रहे करने के लिए, मुझे नहीं लग रहा कोई डिफिकल्टी इसमें हुई होगी। अगर यूनिवर्सल सेट मुझे बनाना चाहिए यहाँ पे S, ठीक है, ये मैं बनाता हूँ इसमें P और ये मैं बनाता हूँ Q, P और Q, बताइए मुझे मेरे पास P में क्या है, 1 2 3 5 7 और 1 3 6, और ये मैं यहाँ पे 1 और 3 लिख लेता हूँ, कुछ कॉमन है, बचा क्या इसमें 2 5 7, और बचा क्या इसमें कॉमन, बचा क्या इसमें 1 3 चला गया, 6 10 और 15, ठीक है, 6 10 और 15, फाइन। अब क्वेश्चन है कार्डिनल नंबर ऑफ p इंटरसेक्शन Q इज 2, 2 एलिमेंट है, 7 का b हो गया, द कार्डिनल नंबर ऑफ p यूनियन Q इज, जोड़ दीजिए 3 3 6 3 8, तो ये हो गया मेरे पास 8 का c। 9th इज कार्डिनल नंबर ऑफ p नॉट, p नॉट ध्यान से देखिए, p नॉट क्या होता है, p नॉट का मतलब एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट बट डज नॉट बिलोंग टू p, तो मुझे बाकी एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 तो चला गया, 4 इधर आएगा, 5 6 7 चला गया, 8 इधर आएगा, 9 इधर आएगा, 10 चला गया, 11 इधर आएगा, 12 इधर आएगा, 13 इधर आएगा, और 14 भी इधर आएगा, बिकॉज बाकी उसमें है 15 टोटल। कार्डिनल नंबर ऑफ पी नॉट, तो पी नॉट का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ध्यान रखिए ये 3 भी लिए मैंने,
इसको छोड़ के बाकी सब कुछ लिया, इसको बोलते हैं पी नॉट। शेड करना चाहूं तो आपको पता है कैसे करेंगे, दिखाया हुआ है, सारा शेड होगा इंक्लूडिंग दिस। ठीक है, तो आंसर इज 10 विच इज ए पार्ट, एंड क्यू नॉट इज ऑल्सो इक्वल टू 10 बाय सेम लॉजिक विच इज पार्ट बी। बाय सेम लॉजिक क्यू नॉट का मतलब क्या होता है कि इस वाले, सॉरी इस पेन से करते हैं, ब्लैक पेन से, इस वाले पोर्शन को छोड़ के जो भी बचेगा वो क्यू नॉट है। तो देखेंगे वापस क्यू नॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी मुझे नहीं लग रहा किसी को हुई होगी जिसने पिछला लेक्चर सही से देखा होगा। सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट सेट, ऑब्वियसली मेरे पास नेचुरल नंबर कितने हैं इनफाइनाइट, और क्यूब कितने होंगे इनफाइनाइट। पहला होगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब एंड आई कैन कीप ऑन काउंटिंग। तो इसका मतलब मेरे पास इनफाइनाइट सेट होगा, तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन सेट है ये रहा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये भी सबने किया होगा। दिस सेट 2x such that x belongs to positive rational number, positive rational number is an infinite set। ऑब्वियसली मेरे पास पॉजिटिव रेशनल नंबर कितने हैं इनफाइनाइट, तो 2 रेज़ पावर x करूंगा तो इनफाइनाइट ही हो जाएगा। ये बहुत इजी पार्ट है, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 आई होप आप लोगों ने किया होगा, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपसे ये सॉल्व हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, 1 माइनस माइनस 1 रेज पावर x, 1 माइनस माइनस 1 रेज पावर x such that x belongs to integer। ठीक है, ओके चलो, इंटीजर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इंटीजर मेरे पास होते हैं 0 1 2 3, यहाँ से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और यहाँ से -1 -2 -3 माइनस की तरफ जाएगा। ये इंटीजर्स होते हैं, रियल नंबर की बात नहीं हो रही है, रैशनल नंबर की बात, इंटीजर की बात हो रही है। तो मैं सैंपल के लिए क्या क्या डालूंगा, आप सैंपल के लिए -2 डालिए, -1 डालिए, 0 डालिए, 1 डालिए और 2 डालिए। मैंने इतने ही चूज क्यों किया, इसका रीजन है 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव और ऑड हो गया, 2 पॉजिटिव और इवन हो गया, -1 कह सकते हैं ऑड एंड नेगेटिव हो गया, इवन एंड नेगेटिव हो गया। ठीक है, डन। अब ये डाल के देखिए कि हम कहां पे इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। सबसे पहले 0 डालेंगे, ठीक है, 1 माइनस -1 इज पावर 0, एनीथिंग इज पावर 0 इज इक्वल 1, तो आंसर इज 0। ठीक है, अब -2 की बात आ गई, कैसे करेंगे -2, 1 माइनस -1 रेज पावर -2, ये सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, यहां देखिए 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई -1 रेज पावर 2, बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाता है, ये इंडिसेस में आप लोगों को पता होना चाहिए, ये इंडिसेस में पढ़ाते हो और ये बेसिक सा है, ऐसे कि x रेज पावर -3 इज इक्वल टू 1 बाई x3। आई होप ये आप तुमको पता है। ठीक है, तो जब ये करेंगे -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो निकलेगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 which is equal to 1 is equal to 0, तो 0 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं -1, 1 माइनस -1 रेज पावर -1, सेम लॉजिक यूज कीजिए, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई -1 रेज पावर 1, तो यही हो गया। सो हो गया 1 माइनस -1, ये माइनस एज इट इज रखा, इन दोनों को डिवाइड किया आपस में, तो ये हो गया 2 1 -1 2 हो गया। अब इससे इजी पार्ट है, 1 -1 रेज पावर 1। अब मुझे आप बताएंगे -1 के बराबर होता है 1 -1 इज इक्वल टू 2, 1 -1 2, -1 2 इज इक्वल टू +1, सो 1 माइनस +1, 1 माइनस +1 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए मेरे आंसर क्या निकल रहे हैं, 0 2 0 2 0 2। तो फाइनली इसका मैं कंक्लूड कर सकता हूं, ये सेट होगा, इट वुड बी ओनली 0 एंड 2। 13th का मेरे हिसाब से सी बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14, E is a set of positive even number and O is a set of positive odd number. Then E union O is equal to, ठीक है, बहुत ही इजी है। मेरे पास एक सेट है E जो है पॉजिटिव और इवन नंबर, दैट मींस पॉजिटिव इवन नंबर का मतलब 2 4 6 8 10 लम लम लम, और एक और सेट है जो पॉजिटिव ऑड नंबर 1 3 5 7 9 ब्ला 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 ब्ला। अरे कह रहा है इनका यूनियन क्या होगा, यूनियन मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 मतलब which is equal to natural numbers, ठीक है। होल नंबर क्यों नहीं आएगा, होल नंबर में जीरो भी आता है, ठीक है। रैशनल नंबर क्यों नहीं आएगा, रैशनल नंबर मेरे पास 1/2 1/3 वैसे केसेस हैं ना, तो n ही आएगा। इफ r इज पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड e इज रियल नंबर, फिर क्या होगा, और इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, e इज रियल नंबर। अब रियल नंबर बहुत बड़ा होता है जिसमें रैशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं, और r उसका एक ग्रुप है पॉजिटिव रैशनल। अगर पॉजिटिव यहां से हट भी जाए तब भी मेरे पास आंसर कोई चेंज नहीं होगा। नंबर सिस्टम आपको पता होगा, आई होप। हमारे पास नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, हमारे पास होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इसके बाद हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, और रियल नंबर के बाद हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर, सॉरी हमारे पास रैशनल इरेशनल नंबर होते हैं, सॉरी रैशनल इरेशनल नंबर इकट्ठे हम बोलते हैं रियल नंबर, और रियल का हमारे पास होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको पता है। तो ये अपना अपना ग्रुप है। तो नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट है, होल नंबर फिर इंटीजर का पार्ट है, क्योंकि नेचुरल नंबर भी इंटीजर का पार्ट है, फिर इंटीजर्स रियल नंबर सॉरी रैशनल नंबर के पार्ट है, फिर हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर एक रियल नंबर की पार्ट है। तो ऐसे करके ये चलता है, ये चीज आपको पता होगा। तो इस केस में मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव रैशनल जो r है वो सबसेट होगा किसका, e का। तो इट इज 15 का मेरे पास आपसे होना चाहिए आंसर b। इफ n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वही बात आ गई, एंड i इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, i पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स तो वापस कौन होते हैं, नेचुरल नंबर ही होते हैं। तो नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4 इंफिनिटी। पॉजिटिव इंटीजर इज दिखाया पीछे आपको 1 2 3 4 इंफिनिटी। अगर पॉजिटिव की बात नहीं होती तो मैं कहता कि n इज सबसेट ऑफ पॉजिटिव सॉरी n इज सबसेट ऑफ इंटीजर। लेकिन जब पॉजिटिव की बात आ गई तो मतलब n और पॉजिटिव इंटीजर एक जैसे हो गए, सेम हो गए, ठीक है। तो और तो मुझे नहीं लगा इसमें दिखाने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये नंबर सिस्टम में सब चीजें पढ़ते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करें, और ये -1 -2 -3 सपोज करें, तो ये सब को हम बोलते हैं इंटीजर्स। बीच वाले पोर्शन छोड़ के, फ्रैक्शन वाले पोर्शन छोड़ के हम इंटीजर्स बोलते हैं। और यहाँ से यही हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, बिल्कुल सही है। यही हमारे पास नेचुरल नंबर भी हो गए, तो ये इक्वल हो गए, तो इस हिसाब से हम बोलेंगे इक्वल है। तो इक्वल का हमारे पास है क्या, 16 का ए। If I is set of isosceles triangles and E is set of equilateral triangles, then I मेरे पास है isosceles triangle और E मेरे पास है equilateral triangle। अभी क्या होता है isosceles और equilateral, isosceles triangles होते हैं मेरे पास वो ट्रायंगल्स जिनके दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है। लेट अस प्रिज्यूम दिस एंड दिस इज इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरे पास होती है तीनों साइड आपस में इक्वल, लेट अस प्रिज्यूम कि दिस एंड दिस इज इक्वल, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो सॉरी आइसोसेलेस भी होगा, तो जिसके तीन इक्वल होंगे तो इक्वल होंगे ही होंगे। और जो आइसोसेलेस होगा दैट्स नॉट नेसेसरी इक्वल टू, ये जरूरी नहीं है कि इक्विलेटरल हो, इक्विलेटरल हमेशा आइसोसेलेस होगा ही होगा, ठीक है, डन। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो मेरे पास सेट है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ओके, वेलकम बैक। सो हम ये कह रहे थे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास दो साइड इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो सबसेट होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल बड़ा सेट होगा जिसके अंदर छोटा सेट होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो 17 में मेरे हिसाब से आ जाएगा बी, और आपने भी यही आंसर लिखा होगा, ठीक है। और क्या है, इफ R is set of isosceles right angle triangles, ठीक है। आप इसको और फाइन कर रहा है, ये कह रहा है कि आइसोसेलेस में भी हमारे पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है। वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि ये 90 और ये साइड इक्वल, ये बड़ा साइड होगा तो इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। ये होगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल।
ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल है और एक एंगल 90 है, और फिर क्या बोल रहा है 18 एंड आई इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आई मेरे पास ये सेट है। तो इसका मतलब हर कोई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, लेकिन हर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है राइट एंगल हो ना हो जरूरी नहीं है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, दिस बिलोंग्स टू दिस, तो इसका मतलब R इज सबसेट ऑफ I, तो 18 का मेरे हिसाब से C होना चाहिए। ठीक है, चलिए और क्या है 19th ऑब्वियसली B होगा, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर मैं देखिए मेरे पास है n+1 डिवाइडेड बाई 2, अगर मैं n की वैल्यू 1 डालूं तो कुछ वैल्यू निकलेगा 2 3 4, हर किसी वैल्यू पे कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी और बढ़ती जाएगी। तो इनफाइनाइट सेट है, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर मेरे पास इनफाइनाइट है 1 से लेकर इंफिनिटी तक, जैसे मैं आपको बताया 1 2 प्लस साइड से। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट होगा, ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। 19 मेरे पास 20th क्या है, a is equal to 1 2 3 5 7 और b is equal to x square so that x belongs to a। आप यहाँ पे सेट बी निकाल सकते हैं, सेट बी इज इक्वल 1 4 9 25 और 49। ठीक है, बेस्ड अपॉन दिस। अब देखिए इसका मतलब n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b। ठीक है, तो 20 का आंसर सी होगा। ये नहीं होगा बिकॉज सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल लेटर से। a यूनियन a इज इक्वल टू a, ऑफ कोर्स 21st का a, इंटरसेक्शन a इज आल्सो इक्वल टू a, तो ऑब्वियस सी बात है, आप डायग्राम पे देख सकते हैं। a यूनियन b नॉट बाय डी मॉर्गन्स लॉ इज इक्वल टू a नॉट इंटरसेक्शन b नॉट, ये बताया हुआ है डी मॉर्गन्स लॉ। 23rd का c, ये बताया हुआ है। 24th का a यूनियन a नॉट यूनियन b नॉट b। सारी चीज हम डिस्कस करी हुई है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, सब डिस्कस किया हुआ है। अगर कोई भी डिफिकल्टी हो तो प्लीज रेफर बैक टू प्रीवियस लेक्चर। अब है A यूनियन E व्हेन E इज सुपरसेट ऑफ A। एक बार देख लीजिए अगर समझ पाना चाहते हैं, ये E है, ये मेरे पास A है। आपको बोल रहे हैं E इज सुपरसेट ऑफ A, मतलब A सबसेट ऑफ E। A का यूनियन करिए, A को मिलाइए किसके साथ, E के साथ। ये A है और ये E है, तो आंसर इज ऑफ कोर्स E पूरा, बहुत इजी है। तो आंसर शुड बी 25th का आंसर शुड बी B मेरे हिसाब से। A इंटरसेक्शन E, अब इसी केस में देखिए A इंटरसेक्शन E, ये E है और ये A है। तो इंटरसेक्शन कैसे देखते हैं, कॉमन पोर्शन से। E को मैं ग्रीन से शेड करता हूं और A को शेड करता हूं रेड से, A को। तो व्हाट इज द कॉमन पोर्शन ग्रीन एंड रेड, दिस A, तो आंसर शुड बी 1। E यूनियन E इज इक्वल टू E, ऑफ कोर्स, तो सिंपल है। E यूनियन E इज इक्वल टू E, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसको बेसिक सेट नाम दिया था। मैं डिसाइड किया था डिस्कस नहीं करते, लेकिन फिर स्टूडेंट रेस्पॉन्स आते हैं कि नहीं क्वेश्चन डिस्कस करने हैं सारे, तो मैं सोच रहा हूँ ठीक है हो जाएंगे। चलिए फटाफट से करते हैं, फिर मेन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। E यूनियन E इज इक्वल टू E, ऑब्वियसली अंडरस्टूड, 27 का A होना चाहिए। हाँ ये देखिए A यूनियन E नॉट, A यूनियन E नॉट, ये देखिए ये E है, ये A है। अब A सॉरी इंटरसेक्शन, A को इंटरसेक्शन करना है E नॉट के साथ, A को इंटरसेक्शन करना है E नॉट के साथ। अब E नॉट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स व्हिच डज नॉट बिलोंग टू E। ठीक है, तो इस केस में मेरा आंसर क्या निकलेगा, ऑब्वियसली नल सेट। कैसे, अब आप E नॉट देखिए, ये E है, ये E है, तो E नॉट का मतलब होगा E से भी जो बाहर है, जो भी है यूनिवर्सल से, इस E का एक और कोई सुपरसेट हो सकता है, उसमें नहीं देना देखना। अब इस जो बाहर वाला पोर्शन है E नॉट वाला, ठीक है, अब इसको मुझे करना है
किसके साथ? इंटरसेक्शन ए के साथ, वो नल होगा। एक और तरीका है, एक और तरीका है, अगर आप इसको ऐसे पढ़ रहे हैं कि दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू ई बट डू नॉट बिलोंग टू ए, तो ये वाला पोर्शन हो गया। तो इसको दोनों तरीकों से आप रीड कर सकते हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू ई बट डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है, बिलोंग टू ई बट डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ठीक है, तो ये हो गए। अब इसका अगर आप इंटरसेक्शन करें ए के साथ तब भी कुछ नहीं बनता, तभी कोई कॉमन पोर्शन नहीं, तो इन दोनों किसका नल सेट ही आंसर है। ए इंटरसेक्शन नल सेट, ऑब्वियसली ए और नल में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। सपोज ए 1 2 3 है सपोज, और नल मेरे पास नल है, इसमें इंटरसेक्शन कॉमन क्या है? कुछ नहीं है, तो 29 का सी, ठीक है। और मेरे पास क्या आएगा? ए यूनियन ए नॉट, ए यूनियन ए नॉट इज ऑब्वियसली इक्वल टू ई। ये अगर आपको दिखाना है तो एक बार देख लीजिए। अभी है ए यूनियन ए नॉट, ध्यान से देखिए, ऊपर ई नॉट था 28 में, ए इंटरसेक्शन ई नॉट था, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ए यूनियन ए नॉट, ये हो गया ए, दिस इज ए, एंड ये सारा पोर्शन हो गया ए नॉट। अब इन दोनों को मिलाइए, इसको और इसको मिलाइए, तो ये मेरे पास ई ही बनेगा, तो ई बनेगा तो आंसर शुड बी ए, ठीक है। 30th का ए है मेरे पास, हाँ 30 बस हो गया मेरे हिसाब से। 31st, बहुत इजी है, मेरे पास ई है 1 2 से लेकर 9 तक। अब कह रहे कि एक सबसेट आप बनाइए ऐसे कि 5 + x इज ग्रेटर देन 10, which implies x must be greater than 5, तो ठीक है, क्या बचा ग्रेटर देन 5? 6 7 8 और 9, सो आंसर मस्ट बी बी, ठीक है। 5 + x मस्ट बी ग्रेटर देन 10, तो इसका मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन 5, तो जो मेरे पास ये है वो है 6 7 8 और 9, ये मेरे पास इसका आंसर हो जाना चाहिए। 32 सिमेट्रिक डिफरेंस का क्वेश्चन है, बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन शायद पिछले पीए में आया भी था, जो मेरे ध्यान में अभी नहीं है, शायद ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बार देखा है पिछले पेपर में। तो ये आपको निकालना है, कभी आपको सिंपली दिया जाएगा ए थोड़ा सा ट्रायंगल बी, इसका मतलब क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, सॉरी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू ए बट डज नॉट बिलोंग टू बी, एलिमेंट्स बिलोंग टू बी डज नॉट बिलोंग टू ए। कुल मिला के ऐसे होता है, ये डिस्कशन की हुई है क्लासरूम में, रेफर कीजिएगा उसको। ऐसे कभी ट्रायंगल बन के क्वेश्चन आता है इसमें, ये बेसिकली ये पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये क्लासरूम में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है सारा, और ये वाला पोर्शन होता है, तो इसे होता है a माइनस बी बिलोंग्स टू a बट डज नॉट बी बिलोंग टू a बट नॉट इक्वल टू a, ठीक है। तो ये एक और तरीका इसमें क्या होता है, a यूनियन b निकाल के, ठीक है, उससे माइनस कर लीजिए a इंटरसेक्शन b, ये भी एक तरीका है, व्हिच बिलोंग टू a यूनियन बट डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। खैर जैसे मर्जी करे, आपको ये और ये पोर्शन निकालना है, तो अब तो आप निकाल ही सकते हैं, अब तो आप निकाल ही सकते हैं, कहीं इसको सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस और दोनों होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। चलिए, तो ये हम ऐसे करते हैं एक बार, इसकी तो जरूरत है नहीं, वैसे यूनिवर्सल सेट की जरूरत है नहीं, एक बार देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। अब ये हो गया a और ये हो गया b, ठीक है, ये हो गया a, ये हो गया b, तो a हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 3 कॉमन है इसमें, तो 1 2 और 4, और इसमें 3 5 7 में 5 और 7 इधर आएगा, यही मेरे पास डायग्राम है। अब निकालना क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस, मतलब a, जरूरी नहीं है कि आपको ये आए, एग्जाम में आपको इतना ही आ सकता है, फाइंड, यहां लिखेगा फाइंड a डेल्टा b, या a डेल्टा नहीं पढ़ते, a सिमेट्रिक डिफरेंस टू b, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? 1 2 4 और 5 7, 1 2 4 5 7, so this is a minus b, this is union b minus a, so this symmetric difference, so 1 2 4 5 7 which means a should be the answer, ठीक है, डन। चलिए